हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, आज का हमारा क्लास ऑप्शनल हिस्ट्री से है और हम क्वेश्चन ऑफ द डे पे काम कर रहे थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ डे में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, और ये मैं मानता हूँ कि आप लोगों के पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी 65 जो अभी होने वाला है मीन्स, उसमें वैकल्पिक विषय इतिहास के छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। जैसे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों का पूरा हड़प्पा पीरियड तक के जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो बता दिए थे। आज की क्लास में हम वैदिक काल से लेकर के और मगध के उत्थान तक की जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे ये सबको देख लेते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को सीधा सीधा मौर्य काल पे ले आऊंगा। मौर्य काल के बाद हम मौर्य काल के बाद की जो स्थिति है, जिसको खास करके अंधकार युग भी माना जाता है, उसमें क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है वो देखेंगे। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इतिहासकार सामान्यतः। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इतिहासकार सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक संस्कृति को दो विभिन्न समाजों का द्योतक क्यों मानते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। यहाँ पे एक इतिहासकार सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक संस्कृति को दो विभिन्न समाजों का द्योतक क्यों मानते हैं। आपको स्पष्ट करना है कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में भिन्नता है, उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, धार्मिक परिप्रेक्ष्य किस तरह से भिन्न थे, और इसी भिन्नता के आधार पर इतिहासकार दोनों सभ्यता को क्या मानते हैं कि अलग सभ्यता मानते हैं। यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण पक्ष है, उनको आपको दिखाना है कि किस तरह से इनमें अंतर है, और यही अंतर ये दो विभिन्न समाज या सभ्यता को दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच कुछ सामान्य लक्षण तथा विशेषताएं थी, स्पष्ट करें। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि ऐसे क्या सामान्य लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता का वैदिक सभ्यता में आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी बताएं कि यहाँ पे क्या असमानताएं हैं दोनों के बीच, वो आपको स्पष्ट करना है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, यहाँ वैदिक काल से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वैदिक सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक संगठनों का पुनर्निर्माण कीजिए। आगे जो टेल जुड़ा हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है कि क्या उसमें किसी प्रकार का विकास परिलक्षित होता है। स्पष्ट कीजिए। देखिए, इस बार के लिए मुझे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है। खास करके वैदिक काल से कई साल से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए वैदिक काल से मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये पूरा वैदिक काल, जिसको हम दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल फिर उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे क्वेश्चन के मर्म को समझिएगा कि वैदिक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संगठनों का पुनर्निर्माण कीजिए। क्या उसमें किसी प्रकार के विकास का परिलक्षण होता है? बहुत महत्वपूर्ण टेल जोड़ा है, स्पष्ट कीजिए।
इस तरह के क्वेश्चन देखिए, मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको अपने स्तर से बना करके देता हूं। आप क्वेश्चन वहां देखिए, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देखिए, और जो मैं क्वेश्चन बना के देता हूं उसमें काफी डिफरेंट मिलेगा आप लोगों को। और ध्यान दीजिए, मैं हमेशा आप लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करने का कोशिश करता हूं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जितना मेंस को लेकर के मैं काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बिहार के लिए खास करके, उतना आप लोगों का किसी भी चैनल पे अभाव है। और एक चीज और भी बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए जो मेंस का काम करता हूं इस पर मुझे कई दबाव भी बना हुआ है, कई लोगों का, कई संस्थानों का, कि इस तरह से काम नहीं करना चाहिए और इससे आपको क्या फायदा मिलता है। धमकियां तक मिलती है, लेकिन क्या करें, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, इसी से समझिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। जहां तक देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे मान लो हम वैदिक पीरियड में देखते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड से उत्तर वैदिक, वहां सामाजिक गतिशीलता भी देखने को मिलता है, आर्थिक गतिशीलता भी देखने को मिलता है, राजनीतिक गतिशीलता भी देखने को मिलता है, और व्यापक स्तर पे हम दोनों पीरियड में बदलाव को देखते हैं। यही कह रहा है कि कौन से बदलाव, क्या इसमें विकास के परिलक्षण है? हाँ, विकास के परिलक्षण है। आप उसे दिखाएंगे कि किस तरह से ऋग्वैदिक काल के समाज थे और उत्तर वैदिक में आते आते उस समाज में किस तरह से विविधता आती है। आर्थिक स्थिति किस तरह से उत्तर वैदिक काल में था, यानी 18 मतलब हम वहां पे बात करें तो हम जो ऋग्वैदिक पीरियड का अगर हम 1000 बीसी तक, 1500 से 1000 बीसी तक का अगर हम पीरियड को देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या उस समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन है। और बाद में हम देखते हैं कि 6 सेंचुरी बीसी तक आते आते, 1000 से 6 सेंचुरी तक आते आते क्या गतिशीलता और व्यापकता देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड दोनों को किस तरह से बदलाव है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, ये दिखाना है। और यही तो गतिशीलता है, यही तो विकास का परिलक्षण है, यही विकास की प्रक्रिया का द्योतक है। इन्हीं विकास को दिखा देना है। मेरे हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान दे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बनना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन बनना चाहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, हम आ जाते हैं अब वैदिक काल के बाद। देखिए वैदिक काल के बाद अगर हम 6 सेंचुरी बीसी से बात करें तो खास करके हम देखते हैं कि बिहार में एक परिवर्तन का काफी एक बड़ा द्योतक रहा है बिहार उस समय, चाहे वो मगध का उत्थान हो या फिर हम रिफॉर्मेशन को लेकर के लिए जो धार्मिक जागरण हुआ है, या समाज में जो परंपरागत वैदिक सभ्यता और संस्कृति, खास करके हम वहाँ पे जो धार्मिक आडंबर या यज्ञ वगैरह की जो परंपरा है उसको चैलेंज करने के लिए कई संप्रदाय, जिसमें हम 64 संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, उदय हुआ था। और इस तरह से एक सेंचुरी बीसी एक व्यापक न केवल सामाजिक सांस्कृतिक बल्कि हम एक पुनर्जागरण का दौर है। तो उस पर कई क्वेश्चन बिहार में हमेशा पूछते जाते रहे हैं। तो आज जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन हम 6 सेंचुरी से ले रहे हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और कई साल से नहीं पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि मगध से है हमारा, ये मगध साम्राज्य से क्वेश्चन है हमारा कि मगध के साम्राज्यवाद, मगध के साम्राज्यवाद में न सिर्फ, आप ऐसे लिखिए कि मगध का साम्राज्यवाद, ज्यादा सही रहेगा, मगध का साम्राज्यवाद न सिर्फ प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व का परिणाम था। मगध का साम्राज्यवाद न सिर्फ नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व का परिणाम था
बल्कि मगध के उत्थान में मगध की भौगोलिक अवस्था एवं प्राकृतिक संसाधनों का भी उतना ही योगदान था। स्पष्ट करें। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मगध का साम्राज्यवाद न सिर्फ नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व का परिणाम था, बल्कि मगध के उत्थान में मगध की भौगोलिक अवस्था और प्राकृतिक संसाधनों का भी उतना ही योगदान था। स्पष्ट करिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि मगध साम्राज्य का उत्थान हो रहा है तो केवल वहां के जो शासक थे वो ही, उसी का योगदान नहीं है कि शासक ही महान थे और उसने अपने आप कहें कि अपने कूटनीति से या अपनी रणनीति से या युद्ध नीति हो या वैवाहिक संबंध स्थापित करके हो, कई सारी चीज आपने देखा है, तो उसी के आधार पे मगध एक साम्राज्यवाद का केंद्र नहीं बना था या अखिल भारतीय साम्राज्यवाद की स्थापना की ओर नहीं बढ़ा था, बल्कि मगध को एक शक्ति प्रदान करने में मगध की अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति, उसके साथ साथ मगध के लिए जो प्राकृतिक संसाधन थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसमें उसका जो योगदान है उसे हम नकार नहीं सकते। तो ये चीजों को हमें स्पष्ट करना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग अवश्य बनाएंगे। इसके बाद देखिए, हम आ जाते हैं सीधा सीधा 6th सेंचुरी में रिफॉर्म पे। रिफॉर्म पे जैसे आपका यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बनता है, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के समय में किस तरह का सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष था, इस पे क्वेश्चन बन चुका है, या सीधा सीधा बौद्ध धर्म को लेकर के क्वेश्चन बन चुका है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे 60वां शताब्दी में, उसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवादी हिंदूवाद के मध्य सहमति और अंतर। देखिए कितना क्वेश्चन अब आपके स्मार्ट बनाता है। सहमति और अंतर के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। एक तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन मुझको लगा कि किस तरह से बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवादी हिंदूवाद के मध्य सहमति और अंतर के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन मुझको लगा था और इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करने का संभावना बन सकता है। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिखाना है कि बौद्ध धर्म का उदय अगर हम बात करें तो किस तरह से वो ब्राह्मणवादी, खास करके यहाँ ब्राह्मणवादी हिंदूवाद का दिया है, तो ये हमारे वैदिक कर्मकांड और वैदिक जो धर्म आडंबरी धर्म का है उसका ही हम देखते हैं कि एक परिणाम है उस समय का रिफॉर्मेशन। केवल हम वैदिक धर्म की बात नहीं करेंगे, इसका कई सारे कारण होता है, केवल धर्म ही उसका कारण नहीं होता है। इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक
और सामाजिक कारण भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए राजनीति में कैसे, अगर मान लो कि राजनीति अगर हम छोटे छोटे राज्यों का उदय देखते हैं तो राज्यों के उदय में उसके लिए अर्थव्यवस्था का, उसके जो रेवेन्यू का सोर्स होना बहुत मायने रखता है। दूसरे तरफ अगर हम वैदिक कर्मकांड देखें तो इसमें काफी ज्यादा खर्च है, और उसके आधार पे अगर राजा में देखें तो चाहे वह समेत हो, वाजपेयी यज्ञ हो, राजसूय यज्ञ हो, तो इस तरह से जो राजा को वैधता प्रदान करने वाले यज्ञ है वो व्यापक खर्च का कारण बनता है। तो यही कारण है कि नवोदित राज्य जो आर्थिक नींव को ढूंढ रहा है वो कहीं ना कहीं वैदिक कर्मकांड से हटेगा और वो ऐसे एक धर्म की बात करेगा या धर्म की ओर झुकेगा जो उसे इन तत्वों से बचा सके। और वही कारण है कि हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की ओर काफी, बौद्ध धर्म या जैन धर्म की ओर काफी ऐसे शासक थे उस समय जिसका झुकाव था। इसके कई सारे कारण होता है, केवल हम धार्मिक कर्मकांड ही नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे कई सारे तत्वों को ढूंढना है। चलिए उसको मैं क्लास में डिस्कशन कर दूंगा आप लोगों को। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि देखिए मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ने के लिए आप लोग 8368196379 पे कॉल करेंगे, 8368196379, क्योंकि आप लोगों का बीपीएससी मेंस का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने तैयार कर दिया है और यहाँ पे बहुत जल्द क्लास शुरू हो जाएगा। अब जैसे देखो 65 मेंस अभी होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग मेरे से जितना चाहो हेल्प ले सकते हो, उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। मैंने सोचा था कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अगर बनता है मेरे साथ तो उसके लिए एक टारगेटेड बैच शुरू कर सकता हूँ जहाँ पे केवल फोकस क्लासेस होगी, जैसे जीएस पेपर और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है एक रेंज में, उसको लेकर के आप लोगों को नोट्स बनवा देता, लिखवा देता, वो आपको काफी काम आता। तो जिसको अगर ये इस तरह से नीड है तो वो कॉल कर सकते हैं 8368196379 पे। नहीं तो देखिए 66वीं के लिए तो प्रॉपर 66वीं के लिए प्रॉपर आपका यहाँ पे प्री मेंस में जीएस और ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए हमारा जो मंच होगा वो काफी बहुत अच्छा मंच होगा। एक सर्टेन टाइम में आपका क्लास खत्म करेंगे और कई सारे यहाँ पे जैसे हिस्ट्री ऑप्शन नहीं पढ़ाऊंगा, जीएस में आपके कई ऐसे फैकल्टी मिलेंगे जो आप खुद देखिए। और हमारा खासियत है कि हमारे साथ जो भी जुड़ेंगे वो आपके अच्छे टीचर होंगे और अच्छी तरह से जिनका अपना सब्जेक्ट पे पकड़ है, ऐसे लोगों को ही हम अपने साथ जोड़ेंगे। क्योंकि मैं खुद एक मेजर पोर्शन को मैं खुद पढ़ाता हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि जहां पे मैं मेजर पोर्शन पढ़ाता हूं और जिस तरह से मैं पढ़ाते आया हूं तो उसी तरह का हमारा रेपुटेशन बना रहे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन रिफॉर्मेशन के पीरियड से एक क्वेश्चन हमारे लिए और बनता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में धर्म सुधार आंदोलन के समय। तो अगर हम बात करें 6th सेंचुरी बीसी का, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आपको ऐसे लिख सकता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धर्म सुधार आंदोलन या आंदोलनों भी लिख सकते हैं क्योंकि 64 संप्रदाय था। आंदोलन के उदय के समय समाज के उदय, यहाँ सीधा सीधा लिखा रहेगा कि सामाजिक और आर्थिक जीवन उदय कि समाज के विभिन्न पक्षों का वर्णन करे। यहीं पे जोड़ देगा कि क्या इस काल में या इस समय में धर्म सुधार आंदोलन
धर्म सुधार सामाजिक सांस्कृतिक आदि पक्षों की मांग थी, स्पष्ट करें। हमारा क्वेश्चन है कि जैसे देखो क्वेश्चन पूछा था एक बार ही कि 2012 का क्वेश्चन था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय प्रजा के सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है तो काफी आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन और जैसे मान लो मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच विविधताओं एवं समानताओं को स्पष्ट करें, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा ऐसा कोई भी पक्ष कमजोर ना हो जहां पे हम फंस जाएं और हमारे लिए समस्या हो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं आप लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम पढ़ के जाएं, अपना कंसेप्ट क्लियर करके जाएं। तो हम वेल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वेल कॉन्फिडेंस के साथ हम क्वेश्चन को देखते हैं और वेल कॉन्फिडेंस के साथ हम लिखते भी हैं। और जब हमारी तैयारी आधी अधूरी रहती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और क्वेश्चन मिलते मिलते और जब हम देखते हैं और एक दो क्वेश्चन हमारे ऊपर से बाउंस होना शुरू होता है तो कॉन्फिडेंस बुरी तरह से धराशायी हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है, आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और इसके लिए विविध प्रकार के आयाम को देखना है, विभिन्न आयामों को समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, तब क्वेश्चन बनाना है, फिर आप आंसर पे सोचिए, मजा आएगा आपको। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको सोच करके बनाया है कि किस तरह से छठी शताब्दी ईसा पूर्व धर्म सुधार आंदोलन के उदय के समय के विभिन्न पक्षों का वर्णन करें। तो विभिन्न पक्ष की किस तरह का, जिस समय 6th सेंचुरी में एक रिफॉर्म हो रहा है तो उस रिफॉर्म में कैसी वहां की सामाजिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि बन रहा है और क्यों इन सम्मिलित प्रयास ने एक धर्म सुधार आंदोलन की नींव रख दी, ये दर्शाना है। फिर आगे कहना है कि क्या इस काल में धर्म सुधार सामाजिक सांस्कृतिक आदि पक्षों की मांग थी। आपको ये जस्टिफाई कर देना है कि हाँ ये किस तरह से समकालीन समाज के लिए एक जरूरत था, चाहे वो नवोदित राज्य हो, राज्य के लिए भी जरूरी आप बताइए। धनाढ्य वर्ग है गए तो एक तरफ तो आप देखेंगे कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से जो वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण हो गया था उत्तर वैदिक आते आते, और हमने देखा कि ऋग्वेद के 10वां मंडल जहां पुरुषत्व की बात करता है वहां चतुर्वर्गीय व्यवस्था की बात की गई है कि किस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति होती है प्रजापति से। और बाद में हम देखते हैं कि उसमें वैश्य, जो एक समय में आते आते वैश्य जो है व्यापारिक वर्ग है खास करके, वो संपत्ति के मामले में तो एक धनाढ्य हो चुका है, एक समाज में अगर देखा जाए तो एक प्रतिष्ठा पा चुका है, लेकिन सामाजिक वर्गीकरण में खास करके जो वर्ण व्यवस्था में उसे उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग भी ऐसे एक तरफ झुक रहा है जहां पे उसे इक्वलिटी की भावना मिल सके, उसे समान दृष्टिकोण से देखा जाए। और यही चीजें वहां पे 64 संप्रदायों में हम देखते हैं और इन 64 संप्रदायों में खास करके बौद्ध और जैन की ओर लोगों का व्यापक झुकाव हुआ था, क्योंकि वहां पे इक्वलिटी की बात की जा रही है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का जो एक मांग है तो ये हो गया। राजाओं का अभी मैंने बताया कि जो राज्यों का उदय हो रहा है तो उसके लिए भी आर्थिक जो है वो काफी आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तभी एक शक्ति का विकास होगा, केंद्रीकरण होगा। और हमने देखा कि वैदिक कर्मकांड कितने खर्चीला है, तो यही कारण है कि राजाओं का भी वो वैदिक कर्मकांड से मोह भंग होगा और वो कहीं ना कहीं जैनिज्म और बौद्धिज्म की तरफ अग्रसर होंगे। समाज में भी इसी तरह की बात है। तो कई सारे व्यापक विविधता है और समाज में कई आडंबर और कई चीजें ऐसा हावी होने लगा था, उसी को प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए हम देख रहे हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में रिफॉर्मेशन हुआ था और उसमें बौद्ध और जैन का खास करके महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो ये आज का हमारा इतना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पे मौर्य काल और मौर्य काल के बाद जो खास करके अंधकार युग है वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद जितना जल्दी होगा मैं प्राचीन काल को इतिहास को खत्म करके आपका ये मिडिवल, मॉडर्न और विश्व इतिहास के भी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे समझा दूंगा यहाँ पे।
तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, देखते रहें क्लास को। और आप चाहें तो जब आंसर लिखते हैं और कोई समस्या होता है तो भी आप 8368196379 पे मुझे कॉल करें। और ध्यान रखिए कॉल शाम में करें, और मैं कॉल उठाता हूँ और 100% आप लोगों से बात करता हूँ। और आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कॉल किए हैं, अपना आंसर भी भेजते हैं, आंसर भी मैं चेक करके बताता हूँ कि कहाँ पे आपकी कमी है। तो मेंस के लिए मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है। तो आप मेरे साथ जुड़िए, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग।